नमस्कार, एपेक्स माइंडसेट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े अलग से विचार पर बात करने वाले हैं। किसी भी संघर्ष में, चाहे वो दफ्तर की राजनीति हो, कोई सामाजिक बहस हो या फिर देशों के बीच की तनातनी हो, हम अक्सर यही सोचते हैं कि असली ताकत ब्रूट फोर्स में होती है। हाँ, मतलब ज्यादा संसाधनों में या शायद ऊंची आवाज में। बिल्कुल, पर क्या हो अगर असली बढ़त, असली एज कहीं और छिपा हो? और वो जगह है नैतिक रूप से एक ऊंचे स्थान पर बने रहना, जिसे अंग्रेजी में मॉरल हाई ग्राउंड भी कहते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये एक बेहद शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक हथियार है। अच्छा, जब लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति या पक्ष के रूप में देखते हैं जो ईमानदारी से किसी उद्देश्य और सिद्धांतों के साथ काम कर रहा है, तो आप एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां आपका प्रभाव बढ़ जाता है। आपके समर्थक और मजबूत हो जाते होंगे। हाँ, और आपके विरोधियों के लिए भी आपका विरोध करना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। ये नैतिक बढ़त सबसे मजबूत रणनीतिक स्थिति क्यों है और इसे हासिल कैसे किया जा सकता है। तो चलिए इसी पर जरा गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं, किसी भी लड़ाई के शुरू होने से पहले ही उसकी कहानी यानी उसका नैरेटिव जीत लेना, इसका असली मतलब क्या है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि लोगों की जो धारणा है, परसेप्शन, वो अक्सर जमीनी हकीकत से ज्यादा ताकतवर हो जाती है। देखिए, यहाँ पर सबसे आकर्षक बात यही है कि जीतना सिर्फ दांव पेंच और कार्यवाही के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि दुनिया उस कार्यवाही को कैसी देखती है। लोग स्वाभाविक रूप से, नेचुरली, उन लोगों का समर्थन करते हैं जो निष्पक्ष, अनुशासित और नैतिक दिखते हैं। ये एक मानवीय प्रवृत्ति है। हाँ, जैसे हम कहानियों में हमेशा हीरो का साथ देते हैं। बिल्कुल, हम हमेशा उस नायक का साथ देते हैं जो सही के लिए लड़ रहा हो, भले ही वो कमजोर क्यों न दिखे। तो जब आपके इरादे शुद्ध दिखते हैं तो दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाती है। आपकी लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं रहती, बल्कि एक साझा उद्देश्य बन जाती है। हाँ। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ये परसेप्शन टूट जाए ना, हाँ, तो फिर कुछ नहीं बचता। तो दुनिया की सबसे अच्छी रणनीतियां भी फेल हो सकती हैं और होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के पास सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, पर अगर लोगों की नजर में वो कंपनी बेईमान है, तो कोई नहीं खरीदेगा। सामने वाले के पास भले ही ज्यादा ताकत या संसाधन हो, लेकिन अगर नैतिक बढ़त आपके पास है तो वो अपनी कहानी का विलन बन जाता है। सही कहा, वो शक्तिशाली होकर भी कमजोर दिखने लगता है। और यही इसका मनोवैज्ञानिक असर है। यह बढ़त आपके विरोधी को हिचकिचाने पर मजबूर, खुद पर शक करने पर, है ना? हाँ बिल्कुल, खुद पर शक करने पर, या यहाँ तक कि उसके अपने समर्थकों को भी आपकी तरफ लाने पर मजबूर कर देती है। ये एक ऐसी स्थिति बना देती है जहां आपके विरोधी का हर आक्रामक कदम उसे और भी गलत साबित करता है। बिल्कुल। और ये जनमत को, पब्लिक ओपिनियन को एक ऐसे मूक सहयोगी में बदल देती है जिसे ना तो खरीदा जा सकता है, न धमकाया जा सकता है। ये एक अदृश्य शक्ति है जो आपके लिए काम करती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मुझे लगता है एक ठोस उदाहरण पर बात करनी चाहिए। जब भी इस विषय पर सोचा जाता है तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और खासतौर पर महात्मा गांधी की जो रणनीति थी, हाँ, शायद वो इसका सबसे शक्तिशाली प्रदर्शन है। हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो शक्ति का असंतुलन था वो बहुत ज्यादा था। जरा सोचिए, एक ऐसे साम्राज्य का सामना करना जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी, बेहिसाब दौलत और वैश्विक राजनीतिक प्रभाव था। वो साम्राज्य जिसके बारे में कहते थे कि उसका सूरज कभी नहीं डूबता। उस दौर में अगर भारत पारंपरिक तरीके से लड़ने की कोशिश करता, सेना और हथियारों से, तो नतीजा पहले से ही तय था। हाँ, सीधे टकराव का मतलब तो एक तरह से आत्महत्या ही होता। और गांधी ये बात शायद किसी भी और से बेहतर समझते थे। इसीलिए उन्होंने लड़ाई का मैदान ही बदल दिया। उन्होंने पूरी तरह से सिद्धांत पर आधारित एक स्ट्रैटेजी चुनी। उन्होंने संघर्ष को हथियारों के टकराव के रूप में नहीं, बल्कि क्या कहते हैं, धर्म और अधर्म की लड़ाई के रूप में दुनिया के सामने रखा। अच्छा। अहिंसा, अनुशासन और नैतिक स्पष्टता का अभ्यास करके उन्होंने खुद को और अपने आंदोलन को एक ऐसे ऊंचे नैतिक धरातल पर खड़ा कर दिया जिसे हिलाया नहीं जा सकता था। यहाँ एक बहुत मजबूत विरोधाभास, एक पैराडॉक्स देखने को मिलता है। हाँ, क्या? कि जब साम्राज्य ने बल का प्रयोग किया तो दुनिया ने क्रूरता देखी, और जब गांधी और उनके अनुयायी शांतिपूर्ण रहे तो दुनिया ने साहस देखा। बिल्कुल।
हर लाठी जो एक निहत्थे सत्याग्रही पर पड़ती थी, वो असल में ब्रिटिश साम्राज्य की नैतिक नींव पर चोट कर रही थी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद दांडी मार्च है। नमक सत्याग्रह है। हाँ, बिल्कुल। उस एक घटना में इस पूरी रणनीति का सार छिपा है। एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी सिर्फ एक लाठी और धोती में 240 मील पैदल चलकर समुद्र तट पर नमक बनाने जा रहा है। अपने आप में ये कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई तो थी नहीं थी, लेकिन इसका जो प्रतीकात्मक मूल्य था वो बहुत बड़ा था। अब अंग्रेजों के पास दो ही रास्ते थे। या तो करने दें। हाँ, या तो वे उन्हें ऐसा करने देते जिससे उनका कानून कमजोर दिखता, या फिर वे उन्हें और हजारों निहत्थे लोगों को गिरफ्तार करते, उन पर लाठीचार्ज करते, जिससे वे पूरी दुनिया की नजरों में जालिम साबित होते। और उन्होंने वही किया। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने लाठीचार्ज किया। मुझे याद है दुनिया भर के अखबारों में द न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन, सबने तस्वीरें छापी थी। एक तरफ निहत्थे शांत सत्याग्रही और दूसरी तरफ हथियारबंद पुलिस। उस एक पल ने दुनिया भर में पब्लिक ओपिनियन को भारत के पक्ष में कर दिया। और ये विरोधाभास ब्रिटिश राज के लिए नैतिक रूप से मॉरली विनाशकारी था। दमन के हर कार्य के साथ वैश्विक सहानुभूति भारतीय पक्ष की ओर बढ़ती गई। बुद्धिजीवी, संस्थान, विदेशी नेता सब अहिंसक नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली क्रूर रणनीति की निंदा करने लगे। वो नैतिक कहानी इतनी मजबूत हो गई कि यहाँ तक कि ब्रिटेन के भीतर भी कई लोग औपनिवेशिक शासन की वैधता पर सवाल उठाने लगे थे। उन्हें लगने लगा होगा कि हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि गांधी ने जनमत को एक ऐसे हथियार में बदल दिया जो किसी भी तोप या बंदूक से ज्यादा शक्तिशाली था। हाँ। उन्होंने संघर्ष को सिर्फ भारत की आजादी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे न्याय, मानवाधिकार और आत्मनिर्णय के वैश्विक सिद्धांतों से जोड़ दिया। सही बात है। इससे उन्होंने अंग्रेजों को एक ऐसी कहानी में विलन की भूमिका में धकेल दिया जिसे पूरी दुनिया देख रही थी। और नतीजा ये हुआ कि एक राष्ट्र को बल से नहीं बल्कि एक व्यक्ति की रणनीतिक स्पष्टता के नैतिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव से आजादी मिली। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि नैतिक धरातल पर खड़े होकर आप एक साम्राज्य को भी झुका सकते हैं। गांधी का उदाहरण तो ये तो बहुत बड़े पैमाने का है। इससे सुनकर लगता है कि ये सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए है। क्या सच में दफ्तर की छोटी मोटी राजनीति या किसी पारिवारिक बहस में भी इसका कोई लेना देना है? बिल्कुल है। संघर्ष शुरू होने से पहले ही अपनी विश्वसनीयता कैसे स्थापित की जाए? इसका लेना देना हर उस जगह है जहां इंसानी रिश्ते हैं, और इसकी शुरुआत होती है संघर्ष से पहले। पहला कदम है खुद को भरोसे और स्थिरता के प्रतीक के रूप में स्थापित करना। लोग उन लोगों का अनुसरण करते हैं जो अराजकता के बजाय स्थिरता दिखाते हैं। रोजमर्रा की बातचीत में, मीटिंग्स में, अपने काम में जब आप लगातार निष्पक्षता, अनुशासन और स्पष्टता दिखाते हैं तो आप एक ऐसी छवि बनाते हैं जो छोटे मोटे झगड़ों से ऊपर है। ये एक तरह से अपनी प्रतिष्ठा के बैंक अकाउंट में निवेश करने जैसा हुआ। हाँ, बिल्कुल सही कहा। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा भरोसा जमा करते हैं, फिर जब कोई विवाद होता है तो आपके पास पहले से ही एक मजबूत क्रेडिट होता है। सही। लोग ये मानकर चलते हैं कि आपके इरादे सही होंगे, भले ही आप कोई कड़ा कदम क्यों ना उठाएं। वो पहले से बनाई गई प्रतिष्ठा बाद में आने वाले तूफानों में आपकी रक्षा करती है। बिल्कुल सही। और इसी से जुड़ा एक और शक्तिशाली पहलू है जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। क्या? अपने प्रतिद्वंदी को जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया करने देना। हाँ, ये दिलचस्प है। ये कैसे काम करता है? आमतौर पर तो हमारी पहली प्रवृत्ति यही होती है कि हर हमले का जवाब दो, हर आरोप का खंडन करो। और यहीं पर लोग गलती करते हैं। नैतिक धरातल तब सबसे शक्तिशाली हो जाता है जब आपका प्रतिद्वंद्वी अपना धरातल खो देता है। लोग अक्सर खतरा महसूस होने पर अपना आपा खो बैठते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो शांत और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने और उनके व्यवहार के बीच एक साफ अंतर पैदा करते हैं। अगर वे भावनात्मक रूप से हमला करते हैं, चिल्लाते हैं या गंदे हथकंडे अपनाते हैं, तो आपका संयम उनकी अस्थिरता को और भी उजागर करता है। बिल्कुल। दर्शकों को लगता है कि जिसे इतना गुस्सा आ रहा है जरूर वही गलत होगा। तो एक तरह से आप उन्हें अपनी ही ऊर्जा से खुद को कमजोर करने दे रहे हैं। आपका अनुशासन उनकी हताशा को दिखाता है और बिना पहला मुक्का मारे ही आप विश्वसनीयता की गहरी लड़ाई जीत जाते हैं। पर इसमें खतरा भी तो है। लोग आपकी चुप्पी को आपकी हार या आपकी सहमति भी तो मान सकते हैं। इस महीन रेखा पर कैसे चला जाए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, यहाँ दो तरह की चुप्पी होती है। अच्छा।
एक होती है निष्क्रिय चुप्पी, जो डर या अनिश्चितता से आती है, और दूसरी होती है रणनीतिक चुप्पी, जो आत्मविश्वास और नियंत्रण से आती है। फर्क क्या है? अंतर ये है कि रणनीतिक चुप्पी के साथ आप शांत रहते हैं, लेकिन आपका रुख स्पष्ट होता है। आप कह सकती हैं, मैं इस स्तर पर बहस नहीं करना चाहता, या जब आप शांत हो जाएंगे तब हम इस पर बात करेंगे। अच्छा। ये दिखाता है कि आप स्थिति से भाग नहीं रहे हैं, बल्कि उसे नियंत्रित कर रहे हैं। रक्षात्मक होना अपराध बोध को दिखाता है, जबकि शांत आत्मविश्वास आपकी मजबूती को। तो विश्वसनीय दिखना और संयम बरतना जरूरी है, लेकिन अपने कार्यों को सही ढंग से प्रस्तुत करना, मतलब फ्रेम करना, कितना जरूरी है? हम जो कर रहे हैं उसे लोगों तक सही तरीके से कैसे पहुंचाएं? ये बहुत जरूरी है, शायद सबसे जरूरी। नैतिक धरातल पर दावा करना तभी काम करता है जब आपके कार्य बड़े आदर्शों को दर्शाते हों। जैसे न्याय, निष्पक्षता, जिम्मेदारी या पूरी टीम की भलाई। अपने कार्यों को हमेशा इन उच्च सिद्धांतों के साथ जोड़ें। जब आपके फैसले सार्थक सिद्धांतों के साथ जुड़े होते हैं, तो आलोचकों के लिए आपके चरित्र पर हमला करना मुश्किल हो जाता है। यानी अपनी चाल को व्यक्तिगत जीत के बजाय एक बड़े उद्देश्य की रक्षा के लिए जरूरी कदम के रूप में पेश करें। हाँ। जैसे दफ्तर में ये कहना कि मैं ये बदलाव इसलिए चाहता हूं ताकि पूरी टीम का काम आसान हो, बजाय इसके कि मैं ये बदलाव चाहता हूं क्योंकि मेरा तरीका बेहतर है। हाँ, अपने उद्देश्य को ऊंचा उठाकर आप खुद को भी ऊंचा उठाते हैं। बिल्कुल। आप ध्यान को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से हटाकर सामूहिक लाभ पर केंद्रित कर देते हैं, और ये एक ऐसी कहानी है जिसे हराना लगभग नामुमकिन है। आप संघर्ष को एक नैतिक मिशन में बदल देते हैं। हाँ, आप अब अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप उसके लिए लड़ रहे हैं जो सबके लिए सही है। ये तुरंत समर्थन हासिल करता है, क्योंकि लोग उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहते हैं जो बड़े कारणों का समर्थन करते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा खतरा भी है, उसका जिक्र करना भी जरूरी है। पाखंड का जाल। अगर हम सिद्धांतों की बात तो करते हैं जी, लेकिन हमारे काम उसके बिल्कुल विपरीत हैं, तो क्या होता है? तो ये पूरी रणनीति ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है और पहले से ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। सही बात है। धरातल अर्जित किया जाना चाहिए, इसका सिर्फ दिखावा नहीं किया जा सकता। यदि आपके कार्य आपके बताए गए सिद्धांतों का खंडन करते हैं, तो आपकी विश्वसनीयता रातों रात खत्म हो जाती है। संगति मतलब कंसिस्टेंसी ही कुंजी है। आपका व्यवहार, आपके फैसले, आपका संवाद, सब कुछ एक ही मूल्य को दिखाना चाहिए। अगर लोगों को इसमें तालमेल महसूस होता है, तो वो आप पर भरोसा करते हैं। और अगर विरोधाभास दिखा तो वो आपको धोखेबाज समझेंगे। बिल्कुल। और आत्म प्रशंसा से बचना भी जरूरी है ना? हाँ। अगर हम हर समय अपनी नैतिकता का ढिंडोरा पीटते रहें तो उसका भी उल्टा असर हो सकता है। ये ऐसा है जैसे कोई खुद को मजेदार कहे, तो मजाक का असर ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही उपमा है। ये रणनीति श्रेष्ठ दिखने के बारे में नहीं है, बल्कि उद्देश्य में टिके रहने के बारे में है। जिस क्षण आप अहंकारी, दूसरों को आंकने वाले या आत्म प्रशंसक दिखाई देते हैं, आप सहानुभूति खो देते हैं और असहनीय बन जाते हैं। हाँ, विनम्र रहें, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, दूसरों को आपकी ईमानदारी की प्रशंसा करने दें, आप खुद कभी ना करें। आपकी चुप्पी आपके शब्दों से ज्यादा जोर से बोलेगी। तो आज की इस चर्चा का सार क्या है? अगर हम सब कुछ समेटें तो कह सकते हैं कि किसी भी संघर्ष में अंतिम शक्ति डराना, धमकाना या हेरफेर नहीं है। ये वैधता है, लेजिटिमेसी। हाँ, लेजिटिमेसी। जब लोग मानते हैं कि आप सिद्धांत के आधार पर काम कर रहे हैं, तो आप एक ऐसी शक्ति हासिल कर लेते हैं जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और ये सिर्फ एक रणनीति नहीं है, ये आपकी प्रतिष्ठा में एक दीर्घकालिक निवेश है। एक बार की जीत अस्थायी होती है, लेकिन ईमानदारी के साथ जीतना एक विरासत बनाता है। ये संघर्ष समाप्त होने के बहुत बाद तक आपके प्रभाव को मजबूत करता है। आप संघर्ष के कीचड़ से ऊपर उठकर ऊंची जमीन पर खड़े होकर अपने प्रतिद्वंदियों को नीचे संघर्ष करते हुए देखते हैं। बिल्कुल। यहाँ एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। इस चर्चा से पता चलता है कि आप अडिग रूप से सही होकर जीतते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब दो पक्ष आमने सामने हों और दोनों का ये मानना हो कि वे ही नैतिक रूप से सही हैं? अच्छा सवाल है। परस्पर विरोधी सिद्धांतों की इस दुनिया में कहानी का विजेता वास्तव में कैसे तय होता है? ये था आज का एपेक्स माइंडसेट। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे।